नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं हमारे चैनल द फैक्ट आई के ऊपर। दोस्तों, आज इस डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में इस लाइव सेशन के दौरान ऐसा ही एक लाइव सेशन का एक टॉपिक आज का जो चुना गया, जो वाकई एक सोशली कहीं ना कहीं हर किसी से कनेक्टेड है, हर किसी की लाइफ से कनेक्टेड है। डेफिनेटली, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, हर किसी से कनेक्टेड है। आज का ये टॉपिक कहीं ना कहीं हमें ये समझने की जरूरत है, एक लेडी जिसकी लाइफ के, एक वुमेन जिसकी लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं। बचपन हुआ, प्यूबर्टी की एज हुई और फिर मेनोपॉज की एज हुई। तो ये इट्स जस्ट नॉट सिंपल। हमें सिर्फ एक इतना सिंपल नहीं है, अभी हम इतना सिंपल ही इस चीज़ को समझ लेते हैं और सिर्फ बोलकर ही इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चेंजेस फिजिकली, मेंटली कहीं ना कहीं इस चीज को फेस करना पड़ता है। और ये जो चेंजेस है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं किसी एक पर्सनल लाइफ के ऊपर। तो आज इस टॉपिक में से जो हमने आज का एक टॉपिक लिया वो लिया था मेनोपॉज, रजोनिवृत्ति का टॉपिक। बेसिकली जो 45 की एज से ऊपर जो औरतें हैं, जो फीमेल्स हैं, कहीं ना कहीं उनके माहवारी जो बंद हो जाती है, या यूं कह लीजिए मैं तो आज इसी चीज के बारे में हम कहीं ना कहीं इस चीज के पूरे टॉपिक के बारे में हम डील करेंगे इस लाइव सेशन के दौरान। देखिए, सबसे पहले हमें ये चीजें समझनी भी, मेनोपॉज आखिर है क्या। देखिए, मेनोपॉज एक 45 साल या 50 साल की एज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना इतना ही नहीं होता। हम सब लोग कहीं ना कहीं, चाहे वो मेल्स हैं चाहे वो फीमेल्स हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोनल चेंजेस लगातार चल रहे होते हैं, हार्मोनल्स लगातार रिलीज हो रहे होते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं। उनमें से एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, जो फीमेल्स के लिए सबसे ज्यादा, जो कहते हैं भी एक स्त्री का स्त्रीत्व जो कह देते हैं, या एक फेमिनिज्म, एक फीमेल का एक जो फेमिनिज्म होता है वो बेसिकली इसी एक हार्मोन की वजह से होता है। वो होता है ईस्ट्रोजन। ये ईस्ट्रोजन थ्रू आउट द लाइफ एक लेडी के लिए, एक फीमेल के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं। और यही ईस्ट्रोजन का लेवल कम होना एजिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं लेकर आता है मेनोपॉज को। डेफिनेटली हम उस चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे भी। कुछ लोग हार्मोनल थेरेपीज के द्वारा जाते हैं, मीन्स बाहर से कहीं ना कहीं हार्मोनल थेरेपीज करवाते हैं, हार्मोन्स को बाहर के डोज लेते हैं। तो ऐसे में हम उस चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे भी वो कहाँ तक बेनिफिशियल है और किस हद तक हम उस चीज मतलब बेनिफिट कर सकती हैं हमें। तो सबसे पहली जो चीज आती है अभी, एक्चुअली जो मेनोपॉज की स्टेज आ रही होती है वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक लेडी के लिए नहीं, बल्कि एक लेडी के साथ साथ उसके जो सर्कल है, चाहे वो फैमिली का सर्कल है, चाहे वो सोशल सर्कल है, चाहे वो बेसिकली जहाँ पे काम कर रही है, चाहे वो बेसिकली वो सर्कल है, तो कहीं ना कहीं वो कंप्लीट सर्कल जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। मेनोपॉज सिंपल इतना नहीं होता अभी कहीं एक सिंपल सा आया और मतलब थ्रू आउट द लाइफ, एक लाइफ स्पैन के साथ साथ एकदम से हार्मोनल, मतलब हार्मोनल एस्ट्रोजन का हुआ बनना बंद हुआ और मेनोपॉज की स्टेज आकर होगी और मेंसेस वगैरह सब बंद हो गए। ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं ये एक बहुत मेजोरिटी ऑफ द सिम्टम्स साथ में लेकर आता है। कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे एक तो मैंने आपको बता ही दिया भी कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना, और दूसरा यहाँ पे एक होता है भी कहीं ना कहीं हॉट फ्लैशेस होते हैं। हॉट फ्लैशेस मतलब भी कहीं ना कहीं फीमेल्स को ये महसूस होता है, कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। मीन्स कहीं ना कहीं वो अपने पार्टनर को लगातार बोलते रहते हैं भी अब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो एसी ऑन कर दीजिए, नहीं ठंड नहीं लग रही है, मुझे ठंड लग रही है तो एसी बंद कर दीजिए, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है तो एसी ऑन कर दीजिए। इस तरह से काफ़ी सारे ऐसे मतलब हॉट फ्लैशेज हुए, स्लीपलेसनेस हुई, रात को नींद काफ़ी देर देर तक तो नींद नहीं आती उनको, डिप्रेशन का शिकार होते हैं कहीं कहीं, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं
मूड स्विंग्स, बहुत मेजर मूड स्विंग्स इस चीज के साथ साथ होते हैं। और फिर उसके साथ साथ इरिटेशन होती है, खास करके ये जो यहाँ पे मैं एक जो पॉइंट बोलना चाहूंगा, इरिटेशन। क्यों इरिटेशन इतना ज्यादा इम्पैक्ट करता है? बेसिकली जब उस किसी लेडीज ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर फेज, जब वो कहीं ना कहीं इस चीज से सफर कर रही होती है, तो वो इस टाइम में जब उसके नेचर के अंदर एक नॉर्मल बिहेवियर से जब वो कहीं ना कहीं इरिटेटेड होना शुरू होती है, तो कोई आसपास के जो लोग हैं वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे होते भी बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है। और यहाँ आज के टाइम में बहुत जगह पे ऐसा देखा भी गया, कहीं ना कहीं घर टूटते तक भी दिखे हैं शादी के 25-30 साल के बाद भी। तो कहीं ना कहीं वहां पे जरूरी हो जाता है काउंसलिंग करना, एक उनके फैमिली की, या उनके जो बेसिकली जो उनका फ्रेंड सर्कल है उनकी, या बेसिकली उनका वर्क सर्कल है, बेसिकली वहां पे उनका भी कहीं ना कहीं काउंसलिंग करना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है बीइंग अ मेडिकल। इसके साथ साथ इतना ही नहीं, जब बेसिकली इरिटेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं बहुत सारे बॉडी चेंजेस भी आते हैं। बॉडी चेंजेस के साथ साथ कहीं ना कहीं, और सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है जॉइंट्स के, जिसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर पेन आने शुरू होते हैं, जॉइंट्स के अंदर पेन आने शुरू होते हैं। और ये ऐसा नहीं है भी ये मतलब कुछ दिनों के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी लेडी के लिए मेनोपॉज तब अचीव होता है जब बेसिकली वो लास्ट 6 महीने से 1 साल के अंदर अगर उसे मेंसेस वगैरह नहीं आते, तो देन वी शुड थिंक दैट पर्टिकुलर सिचुएशन कैन बी कंसिडर्ड एज द मेनोपॉज। और उसके बाद अलग अलग स्कैनिंग वगैरह होती है, तो स्कैनिंग वगैरह के अंदर ये पता लगाया जा सकता है कि बेसिकली मेनोपॉज की स्टेज अचीव हुई है या नहीं हुई है। और यहाँ पे ये जो सिम्टम्स के बारे में यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं भी, ऐसा नहीं है भी हर इंडिविजुअल, हर लेडी को कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स आते हैं। और मतलब ये हर किसी लेडी को बेसिकली जब मेनोपॉज की स्टेज 45 या 50 की एज तक पहुंचते हैं तो उन्हें ये सिम्टम्स आने कंपल्सरी होते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी लेडीज भी होती हैं, खास करके पुराने टाइम के अंदर हमने ऐसा देखा था जिनको ऐसे पता भी नहीं चलता और वो बेसिकली मेनोपॉज अटेन हो जाता है उन्हें। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज को थोड़ा सा नेग्लिजिबल करके कहीं डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करना, डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना। अब इसी चीज के एक सेकंड एस्पेक्ट्स को मैं बताना चाहूंगा भी, ऐसा आखिर होता क्यों है भी, क्यों बेसिकली एक जब कोई भी फीमेल या कोई भी लेडी जब बेसिकली मेनोपॉज को अचीव होती है, तो उस टाइम पे ऐसी कौन कौन सी, ऐसा जो मैंने बताया हॉट फ्लैशेस होते हैं, ठंड बहुत, कभी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कई बार एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा उन्हें फेस करने पड़ते हैं। देखिए जो यहाँ पे ना सिर्फ 2 चीज़ें हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है भी। जो फीमेल्स हैं उनके अंदर एक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो डोमिनेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और जो मेल्स हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि डोमिनेंट होता है। अब इन दोनों के अंदर बेसिकली जो मेल्स के अंदर इस तरह का कोई भी सिम्टम्स या इस तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ड्यूरिंग एजिंग के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे बहुत धीरे, स्लो एंड स्टडी प्रोसेस के साथ साथ क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन या हार्मोन लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर लेडीज के साथ बात करें, फीमेल्स के अंदर बात करें, तो एक कुदरत का ऐसा नियम है भी, वो एक पर्टिकुलर एज के आने के बाद कहीं ना कहीं जब मेनोपॉज को स्टेज अचीव होती है तो वहां पे एकदम से फॉल आउट होता है एस्ट्रोजन हार्मोन का। एस्ट्रोजन बनता कैसे है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता कहाँ है? देखिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहां पे जो अंडाकार जिसमें हम बोल देते हैं, बेसिकली जिस जगह पे अंडे बनते हैं या ओवम बनता है, ओवरीज जिसे हम बोल देते हैं, उन ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स होते हैं। और वो फॉलिकल्स क्योंकि बर्थ से पहले बने होते हैं और वो फॉलिकल्स ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस एस्ट्रोजन के हार्मोन को रिलीज करने के लिए। और इन फॉलिकल्स की जो संख्या होती है बहुत सीमित होती है, और जैसे जैसे उम्र के साथ साथ ये फॉलिकल्स ओवरीज के अंदर ये फॉलिकल्स कम होते चले जाते हैं, वैसे वैसे जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो कहीं ना कहीं कम होता चला जाता है। अब सिर्फ इतना ही नहीं होता, आपने इस एस्ट्रोजन की मैं बताऊं भी, सिर्फ एस्ट्रोजन मैंने जैसे आपको पहले बताया भी, एस्ट्रोजन सिर्फ एक फेमिनिज्म या कह लो भी स्त्रीत्व तो नहीं देता, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो प्रोटेक्शन का भी काम है, कहीं ना कहीं एक इम्यूनिटी या एक प्रोटेक्शन को का भी जो फीमेल्स के अंदर काम है वो एस्ट्रोजन हार्मोन करता है।
इसका जो मैं एक बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे ये देना चाहूंगा भी, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा भी यंग एज के अंदर जो मेल लोग हैं, मेल एडल्ट्स हैं, कहीं ना कहीं उनको हार्ट अटैक होता है। बट आपने शायद ही ऐसे कभी सुना हो भी जो यंग फीमेल्स है वो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक की वजह से किल हुई हैं। क्यों? क्योंकि इस्ट्रोजन जो है वो कहीं ना कहीं उनका हार्ट को प्रोटेक्शन करने का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ भी जब मेनोपॉज की स्टेज अचीव होती है तो वहां पे कहीं ना कहीं हार्ट का रिस्क, मतलब हार्ट डिजीज होने का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। और स्पेशली तब जब बेसिकली कोई भी फीमेल्स या कोई भी इंडिविजुअल बेसिकली अपनी हेल्थ की तरफ उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता, और जिसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह काफी ज्यादा अमाउंट में बढ़ा होता है, फैट होते हैं, ओबेसिटी की ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में और ज्यादा कहीं ना कहीं केयर करना लाजमी हो जाता है भी। हाँ, डेफिनेटली केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इस्ट्रोजन एकदम से बंद हो चुका है रिलीज होना, और जिसकी वजह से जो है हार्ट की प्रोटेक्शन भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक कम हो चुकी है। अब देखिए, ये जो इस्ट्रोजन है और जो हमारा ब्रेन है, ऐसा क्यों होता है भी हॉट फ्लैशेस हुए, मतलब हॉट फ्लैशेस जैसे कि मैंने आपको बताया, एकदम से गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, एकदम से ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, मूड स्विंग्स होते हैं, या डिप्रेशन एंजाइटी होती है, स्लीपलेसनेस होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इवन कुछ एक लेडीज, कुछ एक पेशेंट्स तो यहाँ तक भी कंप्लेंट करते हैं भी दैट दे आर हैविंग सम कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ माइंड। मतलब डोंट नो, आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, जो उनका माइंड है उन्हीं के साथ कुछ ट्रिक्स प्ले कर रहा है, कुछ इस तरह से गेम से खेल रहा है, जैसे कुछ कंफ्यूजिंग सी स्टेट होती है उनके लिए। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमारा ब्रेन और जो ओवरीज हैं, ये दोनों ही हमारे बेसिकली न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट हैं। मतलब ये हमारे दोनों इतने ज़्यादा एसेंशियल पार्ट हैं कि ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में बातें करते हैं, लगातार बातें करते हैं, लगातार आपस में कनेक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से इसका मतलब ये हुआ। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझना जरूरी है। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी जब बेसिकली मेनोपॉज की स्टेट अचीव होती है, मेनोपॉज की स्टेट अचीव होने के बाद कहीं ना कहीं सिम्टम्स आते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, या जो भी में स्लीपलेसनेस के सिम्टम्स आते हैं। जो मेनोपॉज की स्टेट हुई वो हुई ओवरीज के अंदर, और जो सिम्टम्स आए वो आए ब्रेन के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ भी, इसका मतलब ये हुआ ओवरीज और ब्रेन आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि मेनोपॉज ओवरीज के अंदर हुआ, सिम्टम्स ब्रेन के अंदर आए। इस सिंपल सा मीनिंग हुआ भी ब्रेन और ओवरीज आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और इसका मतलब ये हुआ भी ओवरीज की हेल्थ ब्रेन की हेल्थ है, और ब्रेन की हेल्थ ही ओवरीज की हेल्थ है। ब्रेन के अंदर बेसिकली एक दो पार्ट होते हैं जिसे हम बोलते थे मिड ब्रेन या हाइपोथैलेमस एक पार्ट होता है। और यह जब मैंने कोविड, पोस्ट कोविड सिम्टम्स के मैंने जब लाइव वीडियो सेशंस लिए थे, तो उसके अंदर मैंने ये चीज बताई थी भी जो हमारा एक टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम होता है, वो हमारा हाइपोथैलेमस कहीं ना कहीं उस चीज को मेंटेन रखता है। क्यों पोस्ट कोविड के टाइम पे फीवर ज्यादा होता है, जब उस टाइम पे शायद जिन्होंने लाइव वीडियो देखा होगा उसमें मैंने बताया था भी हमारा हाइपोथैलेमस वो टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम होता है कहीं ना कहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ हाइपोथैलेमस और ब्रेन स्टेम दोनों ही मिलकर कहीं ना कहीं हमारे मूड्स को कंट्रोल करते हैं, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि कंट्रोल करते हैं, हमारी स्लीप को कंट्रोल करते हैं। अब देखिए, जब ओवरीज से इस्ट्रोजन रिलीज होना बंद हो गया, या ओवरीज और ब्रेन का आपस में कनेक्शन बंद हो गया, ये बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन है जब दो लाइफ पार्टनर आपस में बात कर रहे होते हैं और एक लाइफ पार्टनर किसी वजह से बात नहीं कर पाता, या बहुत कमजोर हो जाता है, या किसी बहुत ज्यादा वीक होता है और उससे इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाता। तो जो सिंगल इससे जो मतलब डिस्टर्बेंस होती है कुछ टाइम के लिए, वो जो डिस्टर्बेंस होगी वो सेम ही हमारे ब्रेन को होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया भी हाइपोथैलेमस कहीं ना कहीं ओवरी से कनेक्टेड होता है। जैसे ही ओवरी के अंदर इस्ट्रोजन लेवल रिलीज होना कम हुआ, हमारा हाइपोथैलेमस था वो डिस्टर्ब होना शुरू हुआ, हमारा जो ब्रेन था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना शुरू हुआ। अब जो हमारा ब्रेन डिस्टर्ब होना शुरू हुआ, हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब होना शुरू हुआ, तो जो उसके नॉर्मल फंक्शन थे, जैसे कि टेम्परेचर को रेगुलेट करना, जैसे कि इमोशंस को रेगुलेट करना, हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करना, हमारी स्लीप को रेगुलेट करना, तो कहीं ना कहीं वो सारे के सारे फंक्शंस भी डिस्टर्ब होने शुरू होते चले गए। अब ऐसे में मेनोपॉज की स्टेट में कई बार तो मेंसेस के टाइम पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई बार ब्लीडिंग एकदम बहुत कम होती है, कई बार 2 या 3 महीने के टाइम पे भी अचीवमेंट्स होती है, मतलब एक 2 या 3 महीने के दौरान भी लंबा खिंच जाता है टाइम पीरियड्स का। तो ऐसे में जो खुद भी एक फीमेल रहती है, जो खुद का उसका जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता चला जाता है भी व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग।
इसका जो सबसे बड़ा कारण ये होता है भी, जो थोड़ा सा मैं यहाँ पे कहूँगा भी इस मामले में कहीं ना कहीं लॉस ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन नहीं होती या उन चीज़ को इस बारे में जो नहीं पता होता, वो सबसे बड़ा कारण होता है। क्योंकि अगर एक फीमेल को 45 या 50 साल की उम्र में कहीं ना कहीं मेनोपॉज को अटेन करना है, तो दैट शी मस्ट एंड शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी 40। ऐसे भी बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें मतलब 40 से पहले भी कुछ लेडीज या कुछ लोगों को मतलब भी कुछ लेडीज को मेनोपॉज अटेन हो जाता है। तो ऐसे में जो मतलब भी हार्मोनल थेरेपी ट्रीटमेंट्स होते हैं, बोलते हैं उन्हें हार्मोनल थेरेपी ट्रीटमेंट्स के बेसिकली उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है। और बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स होते हैं जो बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट अपने हिसाब से पेशेंट के हिसाब से करते हैं। तो जब 40 से पहले आ जाता था तो उसे हम बोलते थे प्री मैच्योर मेनोपॉज, प्री मैच्योर मेनोपॉज। तो ऐसे में अब वो तो सिर्फ एक एक्सेप्शन केसेस हो गया, बट 45 से 50 साल की उम्र में ऐसे में कई बार क्या होता है भी, जो बेसिकली पेशेंट्स होते हैं, जो लेडीज होती हैं, जो वो खास करके इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होती भी दैट आई हैव टू गो विद सच फेज इन माई लाइफ समवेयर इन द फ्यूचर। मुझे फ्यूचर के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज के से गुजरना है, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज के लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर नहीं होती। क्योंकि वो अगर मेंटली प्रिपेयर हो तो कहीं ना कहीं इस चीज से निकलना, और मैंने जैसा कि आपको बताया भी बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होता है, पता भी नहीं चलता और मेनोपॉज अटेन हो जाता है। तो ऐसे में एक मतलब भी रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है भी। हाँ भी 40 साल की उम्र के बाद मैं कहूँगा भी, या 35 की उम्र के बाद भी अगर एक लेडी रेगुलर अपने डॉक्टर से विजिट कर रही है, 6 महीने गायनेकोलॉजिस्ट अपने जो 6 महीने में साल में एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ अगर मिल रही है, तो दैट विल बी बेटर। क्योंकि उसके बाद कहीं ना कहीं एक डॉक्टर के साथ मिलकर उसका एक माइंडसेट तैयार होना शुरू हो जाता है दैट एट दैट सर्टेन पर्टिकुलर एज या किसी पर्टिकुलर एज के बाद कहीं ना कहीं हमें मतलब भी अटेन करना है मेनोपॉज की स्टेजेस को, स्टेज से गुजरना है हमें। तो जब मेंटली स्ट्रांग हो जाता है तो ऐसे में एक बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पे मेंटली स्ट्रांग होना क्यों मतलब मेनोपॉज से पहले क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे फिर वापस एक बात आती है किसके ऊपर, मेनोपॉज के ऊपर, मेनोपॉज से पहले के ऊपर, जब इस्ट्रोजन हार्मोन के ऊपर। देखिए बहुत सारे जो हमारे न्यूरो साइंटिस्ट हैं, न्यूरो साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं भी जो इस्ट्रोजन हार्मोन है, ये बिलीव भी नहीं करते एंड दिस इज अ फैक्ट आल्सो, ये फैक्ट है भी। जो हमारा इस्ट्रोजन है वो बेसिकली क्या करता है, हमारे जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उन न्यूरॉन्स को पुशअप करता है, जिसकी वजह से वो हाईली अमाउंट में क्या करते हैं, ग्लूकोज एनर्जी रिलीज करती हैं। यानी हमारी ब्रेन एनर्जी को वो कहीं ना कहीं एक बहुत हाई अमाउंट में, बहुत एक्टिव अमाउंट के अंदर मेंटेन करके रखता है इस्ट्रोजन लेवल। अब जब यही चीज इवन ऐसे बहुत सारे सिटी स्कैन्स या आपको पेट स्कैन्स अवेलेबल होंगे भी, जिसके अंदर बेसिकली आपको ये देखने के अंदर मिलेगा भी एक लेडी जिसका पेट स्कैन्स के अंदर आप चाहे तो गूगल सर्च भी कर सकते हैं, उसकी जो ब्रेन एनर्जी है बिफोर मेनोपॉज एंड आफ्टर मेनोपॉज, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक 20% तक का फर्क आ जाता है, 20 से 30% तक का फर्क आ जाता है। और इसीलिए और यहाँ पे एक काफी सारे पेशेंट्स जो आते हैं ना, वो एक टर्म लेकर आते हैं भी, बेसिकली एक जेंडर ब्रेन होता है। जेंडर ब्रेन मतलब फीमेल्स का अलग होता है और मेल्स का अलग होता है। तो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इस तरह की कोई भी चीज नहीं होती। जो बेसिक मेजोरिटी ऑफ द न्यूरो साइंटिस्ट हैं उनका यही मानना है भी इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। बट द थिंग इज एक फीमेल को ड्यूरिंग द मेनोपॉज, ड्यूरिंग द पुबर्टी और पुबर्टी से पहले एक काफी सारे ऐसे मेजॉरिटी ऑफ द चेंजेस उसकी बॉडी के अंदर, उसकी सराउंडिंग्स के अंदर उसे देखने को मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उसके लिए भी नए होते हैं और कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बिंग से होते हैं, हल्के से डिस्टर्बिंग भी होते हैं। तो ये मैं खास करके जो मेनोपॉज के टाइम पे होता है, तो ये कहीं ना कहीं एक एक्सेप्ट करना या उस चीज के थ्रू से गुजरना, एक इरिटेशन अपने आप में एक नॉर्मल सा वो नेचर आ जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कहीं भी मेंटली थोड़ा सा अपसेट होना या इरिटेशन होना वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक्सेप्टेड हो जाता है। तो यहाँ पे एक और बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा भी, हाँ मैं बात कर रहा था भी हमारे जो ब्रेन की हेल्थ है बेसिकली इस्ट्रोजन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो इस्ट्रोजन के ऊपर डिपेंडेंट होने की वजह से इसीलिए कहीं ना कहीं ये एक हमारे जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल केसेस होते हैं, इसके अंदर एक चीज ये बहुत कॉमनली देखी जाती है,
जो मैंने अभी बात की पीछे भी, जो जेंडर ब्रेन का फर्क होता है, जेंडर ब्रेन का फर्क नहीं होता। फर्क कुछ एक जो पब्लिश्ड हैं, कुछ एक न्यूरो मैंने जैसे साइंटिस्ट जैसे मैंने आपको बताया, उनका ये मानना है भी जो फीमेल्स हैं वो कहीं ना कहीं एंजाइटी और डिप्रेशन से ज़्यादा सफ़र करती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। और दूसरा उन बेसिकली जो अल्जाइमर डिमेंशिया की जो कंडीशंस होती हैं वो कहीं ना कहीं मेनोपॉज की स्टेट के बाद कहीं ना कहीं उसका रिस्क फैक्टर फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए पूरे वर्ल्ड के अंदर मतलब मिलियंस ऑफ केसेस आते हैं डिमेंशिया अल्जाइमर के। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसके उम्र के साथ साथ, एजिंग के साथ साथ जो हमारी ब्रेन की न्यूरॉन्स हैं वो कहीं ना कहीं डिजेनरेट होती चली जाती है, जिसकी वजह से इंसान भूलता चला जाता है। और ये स्टेजेस वाइज स्टेजेस होता है, इसकी 3 या 4 स्टेजेस होती हैं। और ऐसा भी देखने में आया है भी, एक मेल्स के साथ 2 फीमेल्स, यानी अगर एक मेल को अल्जाइमर है तो उसके साथ 2 फीमेल्स को, यानी जो 2/3 की रेशियो के साथ साथ अगर जो फीमेल्स हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सफ़र करती हैं इस चीज़ को। और ये भी एक रिसर्च के अंदर एक बहुत ही मतलब लेटेस्ट रिसर्च के अंदर ये भी एक चीज़ पब्लिश हुई है भी, जो लेडीज़ जो फीमेल्स खास करके मेनोपॉज से पहले के टाइम, मेनोपॉज से पहले जब बेसिकली हिस्टेक्टोमी या ओवरीज को रिमूव करवा लेती हैं, तो उन वो लेडीज खास करके ओवरीज का रिमूव करवाना एक मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए या कुछ इस तरह से, हिस्टेक्टोमी कोई मेडिकल कंडीशंस की वजह से, तो उस हिस्टेक्टोमी होती है बेसिकली यूट्रस को रिमूव करवाना बॉडी के अंदर से। तो जो खास करके मेनोपॉज से पहले ओवरीज और यूट्रस को रिमूव करवाता है, तो ऐसा उनमें से देखने में आया भी दोज पर्टिकुलर केसेस आर मोर प्रोन टू द अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर से या डिमेंशिया के स्टेट से वो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रोन होते हैं। सो नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आप बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। बिना अपने डॉक्टर की सलाह से, खास करके मेनोपॉज से पहले कभी भी हिस्टेरेक्टोमी या जिसे बोल देते हैं अपना ऊरेक्टोमी या समथिंग लाइक दैट, ओवरीज को रिमूव करवाने का जो प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर है, बेसिकली उस चीज़ के बारे में बात करें तो बिना उस चीज़ के बारे में मैं कहूँगा भी यहाँ पे होना बहुत ही गलत होता है। एक यहाँ पे मैं बात कर रहा था भी ब्रेन की एनर्जी की जो ईस्ट्रोजन की वजह से कहीं ना कहीं मेंटेन होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है भी कहीं ना कहीं जो उसकी कॉग्निशन है, जो फीमेल्स की कॉग्निशन है मेनोपॉज के बाद वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, यानी उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है, पावर है, या सोचने समझने की जो शक्ति है, या यूँ कह लीजिए उसका जो बेसिकली कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है, सोचना समझना, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कहीं ना कहीं जो उसकी IQ है या जो उसकी इंटेलिजेंस है वो एज इट इज़ मेंटेन रहती है, जो कहीं ना कहीं मेनोपॉज से पहले थी। यहाँ पे ईस्ट्रोजन लेवल कम होने की वजह से जो बेसिकली जो ब्रेन्स के अंदर एक एनर्जी डेवलप होती है वो मेल्स के कंपैरेटिवली में कहीं ना कहीं थोड़ी सी लो होती है, खास करके मेनोपॉज की स्टेजेस के बाद। अब इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक और डिस्कस ये चीज करना चाहूंगा। हाँ, अब आता है इसका बेसिकली, ये तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे जिसके अंदर मैंने बताया भी मेनोपॉजेस जो आता है कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या ऐसे केसेस होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये इसलिए हम सबको कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है भी कि ये किस हद तक इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए अंडरस्टैंड करना। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है भी अब ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम बेसिकली देखिए मेनोपॉज को तो हम नहीं रोक सकते, दैट इज द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, एक कुदरत का ही अपना एक नियम है जो उस नियम के अंदर बंधा हुआ है। और उसके साथ साथ बेसिकली और कौन कौन से जो केसेस हैं, जो कौन कौन से हम ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स कह लीजिए या प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स कह लीजिए, जिसकी वजह से क्या होता है भी जो मेनोपॉज का कंडीशन कहीं ना कहीं एक स्मूथ हो जाता है या इजी टू गो हो जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा अभी कुछ लोगों का, जो मैंने इस सेशन के शुरू में बताया भी, हार्मोन थेरेपी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं। देखिए हार्मोन थेरेपी कहीं ना कहीं मतलब बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल किस चीज़ के लिए, जो सिम्टम्स कहीं ना कहीं आते हैं जैसे कि हॉट फ्लैशेस जो मैंने बताया आपको, एंजाइटी हो गया, हॉट फ्लैशेस होगा, स्लीपलेसनेस होगा, तो कहीं ना कहीं उनसे ओवरकम करने के लिए या उनको कहीं ना कहीं अवॉइड करने के लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो हम आर्टिफिशियल ईस्ट्रोजन है वो एज ए मेडिकेशन कहीं ना कहीं अंदर लिया जाता है, या हार्मोनल थेरेपी का जो ट्रीटमेंट करवाया था वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को मेंटेन कर लेता है। बट
तो अगर अगर बात करें भी डिमेंशिया की प्रिवेंशन के लिए, अगर या अल्जाइमर की प्रिवेंशन के लिए अगर कहीं ना कहीं इस चीज को लिया जा रहा है, हार्मोन थेरेपी को लिया जा रहा है, तो दैट विल बी ऑफ नो यूज मोस्ट ऑफ द, आई थिंक, मतलब ये कई काफ़ी सारे ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट हैं जिनका ये बिलीव है भी जो हार्मोन थेरेपीज अगर वो अल्जाइमर की प्रिवेंशन के लिए लिया जा रहा है तो दैट विल बी ऑफ नो यूज। दूसरा, इस बेसिकली चार ही चीजें हैं जिन चार चीजों की वजह से जो बेसिकली मैंने हम बहुत अच्छे से उस चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं, या कोई भी एक लेडी बहुत अच्छे से उस तरीके से ओवरकम कर सकती है। तो वो चार चीज़ें कौन कौन सी? एक तो फूड, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड थिंग इज द आवर स्लीप एंड स्ट्रेस। फूड, एक्सरसाइज, स्लीप एंड स्ट्रेस। अब ये चार ही चीज़ें हैं जो बेसिकली कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से हमें मतलब मेनोपॉज की स्टेट में एक हद तक, काफ़ी हद तक इम्प्रूव रहने के लिए, एक नॉर्मल रहने के लिए हेल्पफुल करती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। देखिए फूड के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं फाइटोएस्ट्रोजेंस। फाइटोएस्ट्रोजेंस वो नेचुरल एस्ट्रोजेंस होते हैं जो बहुत ही माइल्ड एस्ट्रोजन का काम करते हैं, जो कि हमारे नेचुरल फूड के अंदर प्रेजेंट्स होती है। और वो फूड फाइटोएस्ट्रोजेंस अगर हम कहीं फूड के जरिए अगर लिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं इन सिम्टम्स से या इस फेज से बल्कि ओवरकम करने के लिए, इजी टू गो होने के लिए बहुत हद तक हेल्प करते हैं। अब वो ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं? सबसे पहले उसके अंदर आ जाता है सीड्स। सीड्स के अंदर आ जाते हैं जैसे शीशम के सीड्स या अलसी के सीड। ये बेसिकली दो बहुत ज़्यादा रिच कंटेंट के ऐसे मतलब फाइटोएस्ट्रोजेंस कंटेंट के होते हैं जो कहीं ना कहीं एक नेचुरल मतलब सप्लायर्स होते हैं ईस्ट्रोजन के, कहीं ना कहीं फूड्स के थ्रू। देखिए अलसी कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने का काम करती है। फ्लैक्स सीड्स जिसे बोलते हैं, फ्लैक्स सीड्स जिसे बोलते हैं, तो फ्लैक्स सीड्स जो हो गया, अलसी हो गई, सिस्टम के जो सीड्स हो गए, इसका बेसिकली डेली रिक्वायरमेंट जो हो तो वो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है और एंटीऑक्सीडेंट इतने ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे ना सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है। देखिए हम बात कर रहे हैं मेनोपॉज की। मेनोपॉज का सिंपल सा मीनिंग है भी बॉडी कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ जा रही है, बॉडी कहीं ना कहीं एक ऐसे चेंजेस की तरफ जा रही है, हमारा जो ब्रेन है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे चेंजेस की तरफ जा रहा है, बॉडी ऐसे चेंजेस की तरफ जा रही है जो कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर से कहीं ना कहीं पावर कम हो रही है या कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है। अब ऐसे में पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई भी चीज है तो वो एक एंटीऑक्सीडेंट्स ही ऐसे होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो कहीं ना कहीं इस चीज को प्रिवेंट करने का काम करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को बहुत हद तक मेंटेन करने का काम करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स ही ऐसे होते हैं जो बेसिकली हर हद तक किसी भी बीमारी को रोकने का काम करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। अब वो एंटीऑक्सीडेंट्स किसके अंदर होंगे? जैसे मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दिया सीड्स का, फ्लैक्स सीड्स हो गए, सीसम सीड्स हो गए, ये ऐसे सबसे बेस्ट एग्जांपल। सीड्स मींस मतलब फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने का काम करते हैं। फ्लैक्स सीड्स बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करके प्लस हमारे कार्डियो प्रोटेक्टिव भी होता है, बेसिकली हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। सीसम के सीड्स हो गए, वो बेसिकली इस तरह हमारे कोलेस्ट्रॉल को हम करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट से रिच होते हैं। फिर आते हैं जिसे हम बोल देते हैं एक फ्रूट्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें आ जाती है। फ्रूट्स के अंदर देखिए एक तो मेलन्स आ जाते हैं, मेलन्स हो गया, ये सबसे बड़े अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इनके अंदर जो फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं वो काफी अच्छी अमाउंट्स के अंदर है। इसके साथ साथ एप्रिकॉट हो गया, एप्रिकॉट जिसे हम बोल देते हैं आलू बुखारा जो बेसिकली बहुत एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है और फाइटोएस्ट्रोजेंस का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है जो कहीं ना कहीं इस सिम्टम्स के दौरान या कहीं ना कहीं इस चेंजेस के दौरान एक बॉडी को बहुत अच्छे हद तक हेल्प करता है। इसके अलावा जो सफेद चने हो गए, सफेद चने एक बहुत अच्छे सोर्सेज हैं इस चीज के। इसके अलावा जो बेरीज होगी, बेरीज तो जो भी हैं, चाहे वो हमारे ये क्या रेड बेरीज होगी, ब्लैक बेरीज होगी, कोई स्ट्रॉबेरीज होगी, तो कोई भी बेरीज हैं वो मतलब दे आर द एक्चुअल मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स, दे आर द एक्चुअल एंटीऑक्सीडेंट्स। और कहीं ना कहीं इस चीज को एड ऑन करना भी हमारे कहीं ना कहीं कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन के रखता है, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को डिप्रेशन होने से बचाता है या इन सिम्टम्स से कहीं ना कहीं ओवरकम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर उसके बाद ये चीज़ जो हमारे फलियां जो होती हैं, फलियों की जो सब्जी होती है बेसिकली मोगरा और वो सब फलियां होती हैं, ये फलियां भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एक फाइटोन्यूट्रिएंट्स की सोर्सेज होती हैं। इसके अलावा जो ग्रेन्स हो गए, जो हम बेसिकली गेहूं वगैरह लेते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है फाइटो एस्ट्रोजेंस का।
अब सेकंड चीज यहाँ पे एक बहुत जरूरी जो चीज आ जाती है, देखिए स्ट्रेस। आजकल स्ट्रेस डेफिनेटली हर किसी को कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे है, खास करके इस पर्टिकुलर टाइम पे जहाँ पे हर कोई इंडिपेंडेंसी की तरफ भाग रहा है या कहीं ना कहीं एक बेटर लाइफ की तरफ भाग रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं मेल और फीमेल दोनों ही कहीं ना कहीं जॉब हो जाते हैं। और ये स्ट्रेस चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे बीइंग कोई वर्क है, चाहे किसी भी तरह का जॉब्स में है, तो स्ट्रेस जो है बेसिकली ये इंक्रीज करता है कोर्टिजोल लेवल को। अगर कोर्टिजोल लेवल इंक्रीज होता है तो इस्ट्रोजन का जो फॉल होना वो लाजमी है। अगर कोर्टिजोल लेवल अगर कहीं ना कहीं डिक्रीज है तो इसके लिए मतलब इस्ट्रोजन कहीं ना कहीं अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर है। अगर इस्ट्रोजन अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर है तो देखिए इस्ट्रोजन सिर्फ ब्रेन ही नहीं, ब्रेन के साथ साथ हमारे हार्ट, लंग्स, बॉडी के हर ऑर्गन के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। अब क्योंकि कोर्टिजोल लेवल स्ट्रेस है, दैट इज द अनवांटेड गेस्ट, कहीं ना कहीं स्ट्रेस को अवॉइड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि ऐसा काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं और वो ऐसा रिकमेंड करते हैं भी, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता भी कहीं हम स्ट्रेस को किस तरह से रिलीव करें, भी हो जाता है। अब ऐसे में जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था भी, अश्वगंधा जो है वो बेसिकली एक ऐसी ड्रग है जो अपने मतलब भी अपने लिए सबसे बेस्ट है। अश्वगंधा सिर्फ एक मतलब स्ट्रेंथन की औषधि नहीं है। अश्वगंधा जो बेसिकली काम करता है वो बेसिकली काम करता है स्ट्रेस के ऊपर काम करता है, और वो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जो कोर्टिजोल लेवल है उसको खत्म करने का काम करता है, उसको लो करने का काम जो करता है वो अश्वगंधा करता है। मैं फिर से बताना चाहूँगा, अश्वगंधा कोई भी है, कैसी भी एज के अंदर है, अश्वगंधा एक मतलब यूं कह लियो भी एक अमृताना औषधि है जो कोई भी ले सकता है। जैसे कि सिंपल एक ग्लास पानी और एक ग्लास दूध दोनों को मिक्स करके उसके अंदर एक चम्मच अश्वगंधा डाला और उसको उबाला तब तक कि जब तक सिर्फ दूध ना रह जाए, और उसको छान के अगर पी लेते हैं तो वो एक मतलब इतने ज़्यादा मेडिसिनल इफेक्ट के साथ साथ, स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट के साथ साथ, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट के साथ साथ एक हीलिंग का काम जो करता है वो अश्वगंधा करता है। और कहीं ना कहीं जैसे कि यहाँ पे मतलब मैंने आपको बताया कोर्टिसोल लेवल को रिमूव करने का जो काम करता है वो अश्वगंधा करता है। मतलब एक औषधि के अंदर दुनिया जहान के गुण हैं जो कहीं ना कहीं, और खास करके जो इंडियंस आजकल तो इंडियंस फार्मर्स भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं हम भी उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं इस चीज़ को लेने के लिए। अश्वगंधा डेफिनेटली कोई भी ले सकता है, ड्रग ऑफ चॉइस है, बहुत अच्छी ड्रग है, इसके अंदर ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक ऐसी और ड्रग है जिसको हम बोलते हैं शतावरी। शतावरी एक ऐसी ड्रग है जो बेसिकली चूर्ण के फॉर्म में भी आती है, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में भी आती है, और ये शतावरी कहीं ना कहीं एक मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए और एक फीमेल के लिए बहुत अच्छी ड्रग ऑफ चॉइस है जो कहीं ना कहीं उसे स्ट्रेंथ देने का काम करती है। उसको कैल्शियम का सोर्स बहुत अबंडेंट अमाउंट में शतावरी के थ्रू आपको मिल सकता है, एक बल्ले औषधि है, तो इतना अमेजिंग इफेक्ट है। और आप अश्वगंधा और शतावरी दोनों को आपस में साथ साथ भी ले सकते हैं, इसका ऐसा कोई रूल नहीं है, किसी भी टाइम ले सकते हैं, ऐसा नहीं भी खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, तो किसी भी टाइम ले सकते हैं, रात को सोने से पहले ले सकते हैं, सुबह दूध के साथ ले सकते हैं, तो जब जब मर्जी लीजिए। कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छी मतलब, बट शतावरी टू बी ऑन दी अदर साइड, अगर शतावरी लेनी है तो डेफिनेटली प्लीज आप एक बार अपने फिजिशियन से कंसल्ट जरूर कर लीजिए। तो ये एक ऐसी ड्रग्स है। हल्दी हुई, हल्दी आप घर के अंदर लग सकते हैं, बहुत मतलब जबरदस्त ऐसी चीज है जो कि कहीं ना कहीं आपको स्प्राउट्स हुए, दालें हुई, स्प्राउट्स हुए, कच्चे चने, वो सब मतलब जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं, बहुत हद तक मेंटली फिट करने का काम करते हैं, वो हमारे ब्रेन को भी हेल्दी रखते हैं, हमारे बॉडी के हर एक सिस्टम को हेल्दी रखने का काम करते हैं। बेसिकली जो अदर कोमॉर्बिडिटीज हैं जैसे हाइपरटेंशन हुआ, डायबिटीज हुआ, उन इंपॉर्टेंट हैं और हम इन्हें कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। तीसरा जो फैक्टर है यहाँ पे स्लीप का फैक्टर है। स्लीप जो है ये बहुत हद तक इम्पैक्ट करती है हमारे हार्मोनल लेवल्स को। आई थिंक जिन्होंने मेरे पहले के जो लाइव सेशन देखे होंगे तो उसमें मैंने इस चीज का जिक्र बहुत बार किया था, अभी जो स्लीप है, एक प्रॉपर स्लीप होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आयुर्वेद ने 3 ही चीजें मानी है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्या, सेलिबेसी, स्लीप एंड फूड। दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ लाइफ। किसी भी लाइफ के ये 3 ही पिलर्स हैं, और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 पिलर्स, इन्हीं 3 पिलर्स के ऊपर हमारी लाइफ टिकी हुई है। अगर उसके अंदर एक भी चीज डिस्टर्ब होती है, जैसे फूड के बारे में मैंने अभी आपको डिस्कस किया, अब स्लीप के बारे में डिस्कस करता हूँ। एक प्रॉपर स्लीप हमारे प्रॉपर हार्मोनल बैलेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है।
डिस्टर्ब स्लीप कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने शायद आपको बताया हो भी, आयुर्वेद के अंदर एक कंसेप्ट है ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठते, मतलब ब्रह्म मुहूर्त के समय पे उठना, तो सुबह 2 से 5 के बीच के जो समय उसके अंदर उठना। और उसके अंदर अगर उठते हैं तो हमारे जो बेसिकली ग्लैंडुलर सेक्रीशंस होते हैं, हमारे जो ग्लैंड्स के, पाइनियल ग्लैंड्स के बायोलॉजिकल क्लॉक जिसे हम बोल देते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सेक्रीशंस बहुत हेल्दी होते हैं और एक बहुत लाइफ टाइम तक, ऐसे बहुत सारे लोग मैंने अपने लाइफ में देखे हैं जो 4 बजे से उठते हैं और उनकी लाइफ में ऐसी कोई कंप्लेंट ही नहीं होती, सिर दुखना या कोई भी मतलब फोड़े फुंसी या हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो कोई ऐसी तकलीफें होती हैं। अगर सुबह जल्दी उठना एक अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है। जिन लोगों को सुबह जल्दी उठना और एक प्रॉपर स्लीप, कम से कम 6 घंटे की स्लीप के बाद अगर आप सुबह उठते हो तो दैट विल बी आपको पूरे दिन फ्रेश रखेगी, आपके पूरे मतलब हार्मोनल बैलेंस को अंदर तक। खास करके यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है ना हार्मोनल बैलेंस की, लेडीज लड़कियाँ ऐसी बहुत होती हैं जिनको ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिनको हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से हार्मोनल थेरेपीज करवाई जाती हैं उनकी, और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं इस चीज़ की वजह से। पीरियड्स डिस्टर्ब रहते हैं, एक्नेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वॉइस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अनवांटेड हेयर्स ग्रोथ होते हैं। तो ऐसे में प्लीज़ आप अपनी अगर लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर ले, लाइफस्टाइल को चेंज किस तरीके से कर ले, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ एक स्लीप पैटर्न, 3 ही चीज़ें, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन्हीं चीज़ को आपने कंट्रोल अगर सही कर लिया तो आपकी लाइफ कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगी। तो स्लीप इज दैट मच इंपॉर्टेंट। और ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो मतलब कहने अपने आप में कहने सुनने से परे की बात है। और ऐसे में जो योगासन्स हैं, और योगासन्स तो डेफिनेटली बहुत अच्छे हद तक मतलब ये कहीं ना कहीं प्रिवेंट करने का काम करते हैं। योगासन्स के साथ साथ जो बेसिकली हमारी अदर एक्सरसाइज है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वर्कआउट होता है, जैसे हम जैसे रनिंग हुआ, जॉगिंग हुआ, जंपिंग हुआ, रोप जंपिंग जिस वजह से होते हैं, तो ये सारे की जो एक्सरसाइज होती हैं ये बेसिकली बहुत हद तक कहीं ना कहीं हमारे जो मसल्स हैं, हमारे जो हार्मोनल बैलेंस है, इनको भी मेंटेन करने का बहुत अच्छा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो ओबेसिटी है, ये ओबेसिटी को कहीं ना कहीं प्रिवेंट करते हैं। और ओबेसिटी अगर कहीं नहीं है तो प्रॉपर हार्मोनल सिक्रेशंस होना, हार्मोनल बैलेंस होना अपने आप में एक बहुत अपने आप में नेचुरल है। फिर जो स्लीप हो गया, स्ट्रेस हो गया, एक्सरसाइजेस के बारे में मैंने अभी जिक्र कर ही दिया। एक्सरसाइजेस बेसिकली डेफिनेटली इस चीज़ को ऐड ऑन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी, एस्ट्रोजन कहीं ना कहीं हार्ट प्रोटेक्टिव होता है, और एक्सरसाइज कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए, आपकी बॉडी आपको हेल्दी रखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। और बेसिकली ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं कार्डियो एक्सरसाइज जो होती हैं वो अगर डेली लाइफ के अंदर ऐड ऑन है तो डेफिनेटली एक हेल्दी लाइफ के साथ साथ कहीं ना कहीं आप बहुत हद तक बहुत सारे सिम्टम्स को, साइंस एंड सिम्टम्स को प्रिवेंट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों से आप बच सकते हो। और यहाँ पे जो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं एक स्किप कर गया था वो था मेडिटेशन का। योगा का था जिसके साथ साथ स्लीप का था, और मेडिटेशन इज रियली आउटस्टैंडिंग, मतलब अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त साइंस है। मीन्स सारी चीज़ें एक तरफ और एक मेडिटेशन एक तरफ। मेडिटेशन अपने आप में हार्मोन्स को बैलेंस करने का जो काम करता है वो मेडिटेशन करता है। मेडिटेशन की जो मतलब दैट इज पावर इज अनलिमिटेड, मतलब उसके बारे में तो क्या ही कहना, बहुत गजब की चीज़ है। तो मेडिटेशन बहुत हद तक माइंड को रिलैक्स करने का काम करता है। अगर माइंड रिलैक्स है तो डेफिनेटली और सभी ऑर्गन्स और सभी हमारे जो हार्मोन्स सिक्रेशंस है वो भी नॉर्मल होंगे। मेडिटेशन एक बहुत हद तक कारगर होता है। तो ये जो आज का सेशन था ये बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर था, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ एक ड्रग्स के बारे में बताया, कुछ एक मैंने कॉजेज़ के बारे में बताया, कुछ एक मैंने आपको मतलब भी क्या क्या चीज़ें से बेसिकली मेनोपॉज के टाइम पे हो सकती हैं उस चीज़ों के बारे में बताया। तो इनकेस अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली हमें डायरेक्ट मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, विल एबल आंसर दैट। और आज का सेशन आपको कैसा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसे ज़रूर आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। तो आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।